नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो भारत में यूरोपीय आए थे वो किस किस सीक्वेंस में आए थे उसको देखेंगे और उन्होंने अपना कंपनी का स्थापना कैसे कैसे किया उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा डिटेल में है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो आप लोगों के लिए गारंटी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बात करें दोस्तों, हमारे भारत में 15वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी के बीच में निम्नलिखित यूरोपीय कंपनी भारत आई हैं। उनके भारत आने का क्रम क्या है दोस्तों? सबसे पहले पुर्तगीज आए थे और याद रखना सबसे लास्ट तक ये रहे थे। उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद डेनिश आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे दोस्तों। लेकिन एक चीज़ लोगों में ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है, उनकी कंपनियों की स्थापना का क्रम थोड़ा सा भिन्न है। सेम सीक्वेंस में लोगों ने कंपनी का स्थापना नहीं कराया है। सबसे पहले पुर्तगीज आए हैं, पुर्तगाली आए हैं, तो उन्होंने सबसे पहले कंपनी की स्थापना किया। कैसे सन उन सब थोड़ा आगे बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद अंग्रेजों ने कंपनी की स्थापना किया, उसके बाद डचों ने किया, उसके बाद डेनिश ने किया, उसके बाद फ्रांसीसी ने किया। ठीक है, देखो डच पहले आ गए हैं अंग्रेज से, लेकिन उन्होंने जो अपना कंपनी का स्थापना किया है वो अंग्रेजों के बाद किया है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है, इस सीक्वेंस को। बात करें दोस्तों, इन कंपनियों के प्रथम दो फैक्ट्रियों का नाम देख लेते हैं। सबसे पहले पुर्तगीज जो सबसे पहले आए, तो पुर्तगालियों ने अपना सबसे पहला जो कोठी था या जो फैक्ट्री था वो कहाँ बनाया था दोस्तों? तो कोचीन में बनाया था और दूसरा कन्नूर में बनाया था। डच लोगों ने दोस्तों अपना पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोला था और दूसरा पोतोपल्ली में खोला। अंग्रेजों और फ्रांसीसी इनका सेम है, पहला फैक्ट्री सूरत में खोला है दोनों ने और मसूलीपट्टनम में दूसरा खोला है। डेनिश ने ट्रोकेबोर में पहला फैक्ट्री खोला और सीरमपुर में अपना दूसरा फैक्ट्री खोला था। बात करें दोस्तों हम लोग प्राचीन काल में भारत का पश्चिमी देशों के व्यवसाय जो होता था दोस्तों वो फारस की खाड़ी से होता था और एक चीज़ था लाल सागर से भी होता था। दो चीज़ों से भारत का पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था, एक था फारस की खाड़ी और दूसरा लाल सागर। लेकिन दोस्तों इनमें से जो फारस की खाड़ी वाला था वो ज़्यादा यूज़ होता था, क्योंकि लाल सागर वाला मार्ग जो था दोस्तों कोहरे से कभी कभी भर जाता था। 1453 ईस्वी में बात करें दोस्तों, तुर्की ने कुस्तुतुनिया पर अधिकार कर लिया था। इस कारण से यूरोप वालों का भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के मसाले का व्यापार क्या हो गया था दोस्तों? अवरुद्ध हो गया था। एक चीज़ याद रखना, जितने भी यूरोपी भारत आए हैं वो क्या चीज़ का व्यापार करने के लिए आए थे? तो मसाले का व्यापार ही करने आए थे। उनका मेन मोटो था मसाले का व्यापार करना ही, लेकिन बाद में वो सूती वस्त्र उद्योग में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इस समय जो पुर्तगाल का जो शासक था वो कौन था? मैनुअल प्रथम था। जबकि पुर्तगीज राजकुमार हेनरी के प्रयासों से क्या हुआ था? एक नया रास्ता का खोज हुआ था। अब देख लेते हैं दोस्तों एक जो यूरोपी थे उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सब बात करें दोस्तों पुर्तगालियों के बारे में, तो 1494 ईस्वी में क्या हुआ था? स्पेन के कोलंबस ने भारत खोजने के क्रम में अमेरिका की खोज कर दी थी। मतलब क्या था? कोलंबस 1494 में निकला तो था भारत की खोज में, लेकिन वो गलती से कहाँ पहुँच जाता है? अमेरिका। तो अमेरिका की खोज किसने किया है? कोलंबस ने किया है। ठीक है, 1499 में पिंजोन ने ब्राज़ील की खोज की। उसके बाद 1499 में क्या होता है दोस्तों? पिंजन ने ब्राज़ील की खोज किया था और मैगलेन ने यूरोप के पश्चिमी देशों की यात्रा करते हुए संपूर्ण पृथ्वी की यात्रा की थी। तो ये याद रखना, किसने संपूर्ण पृथ्वी की यात्रा किया था? तो मैगलेन ने यूरोपीय के पश्चिमी देशों की यात्रा करते हुए संपूर्ण पृथ्वी क्या किया दोस्तों? यात्रा की हुआ है। अब मेन हमारे इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 17 मई 1498 ईस्वी को पुर्तगाल का वास्को डिगामा एक गुजराती पथ प्रदर्शक, उसका नाम क्या था उस पथ प्रदर्शक का? अब्दुल मनीत के साथ केरल के कलिकट में कप्पड़ापू नामक स्थान पर पहुंचा था। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। सबसे पहला पुर्तगाली जो भारत आया था उसका नाम क्या था? वास्को डिगामा। कब आया था? 17 मई 1498 को। और वो कहाँ पर पहुंचा था? तो केरल के कलिकट बंदरगाह पर पहुंचा था। यहाँ के शासक जिनकी पैतृक उपाधि क्या थी दोस्तों? जमोरिन थी, ने उनका स्वागत किया था। परंतु अरब व्यापारियों जो वहाँ पहले से मौजूद थे उन्होंने क्या किया था दोस्तों? इसका विरोध किया था। वास्को डिगामा कलिकट से मसाला और कपड़ा लेकर के क्या होता है? वापस चला जाता है। लेकिन दोस्तों फिर 1502 में क्या होता है? वास्को डिगामा फिर से भारत आता है और इस तरफ भारत और यूरोप के बीच में क्या दोस्तों? व्यापार का एक नया रास्ता खुल जाता है। बात करें दोस्तों भारत में पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ कहाँ लगाया था? तो 1503 में सबसे पहली फैक्ट्री लगाते हैं कोचीन में, दूसरा 1505 में कन्नूर में लगाते हैं, गोवा में 1510 में लगाते हैं और 1511 में मलक्का में लगाते हैं और दक्षिण पूर्व एशिया में 1641 ईस्वी में डचों ने इसको जीत लिया था मलक्का को। बात करें दोस्तों 1515 में हुरमुज में लगाते हैं, 1534 में बसीन में लगता है और 1535 में द्वीप पर लगता है और
1559 में क्या लगता है, दमन। तो दमन और दीप में भी क्या था, पुर्तगालियों का राज था, और गोवा में भी था। उसके बाद था दोस्तों, इसके अतिरिक्त पुर्तगालियों ने चैल, बम्बई, हुगली, श्रीलंका में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। लेकिन क्या था, हुगली को शाहजहां के समय में कासिम खान ने 1632 में जीत लिया था। इसी तरह 1739 में साष्टी और बासिन को मराठाओं ने जीत लिया था। 1688 में श्रीलंका को अंग्रेजों ने जीत लिया था। भारत में पुर्तगीज जो गवर्नर थे, तो वास्को डी गामा ने दोबारा वापस जाने के बाद डी अल्मेडा को भारत का प्रथम पुर्तगीज गवर्नर बनाया गया था। तो अब फिर से हमारे वास्को डी गामा आए थे व्यापार करने के लिए, अपना कुछ सामान लिए, फिर से चले गए। तो अब यहाँ पर पुर्तगाली अपना शासन करने के लिए गवर्नर बनाते हैं, पुर्तगाली गवर्नर या पुर्तगीज गवर्नर। तो पहले पुर्तगीज गवर्नर कौन थे दोस्तों, डी अल्मेडा थे, नाम याद रखना, फ्रांसीसी डी अल्मेडा। ये गवर्नर रहे भारत में 1505 से लेकर के 1509 तक। यह भारत के प्रथम पुर्तगीज गवर्नर थे। इसने व्यापार कर पर मूलतः जोर दिया था। इसकी नीति को ब्लैस वाटर पॉलिसी या नीले पानी की नीति कहा जाता है। तो याद रखना है ना, किसकी नीति को नीले पानी की नीति कहा जाता है या ब्लैस वाटर पॉलिसी कहा जाता है, तो फ्रांसीसी डी अल्मेडा को। ठीक है, फ्रांसिस डी अल्मेडा की नीति को क्या कहते हैं, एक पुर्तगाली था ना, और क्या कहते हैं इसको, नीले पानी की नीति कहा जाता है। अल्मेडा का 1508 ईस्वी में मिस्र, टर्की और गुजरात के उस समय शासक थे महमूद बेगड़ा, और अरबी से संयुक्त बेड़े से युद्ध हुआ। प्रारंभ में वो पराजित हुआ था तथा उसका पुत्र मारा गया था, परंतु 1509 ईस्वी में इसका बदला लिया। उसने संयुक्त बेड़ों को पराजित किया। इस वजह से पुर्तगालियों की नौसैनिक क्षमता श्रेष्ठ बना दिया गया था। ठीक है, जो नौसेना होती है ना, वो क्या हो गया था, मतलब नौसेना मतलब जो जहाज समुद्र में जो सेना होती है उसको नौसेना बोलते हैं। ठीक है, वो क्या हो गया था, इसका श्रेष्ठ हो चुका था। बात करें दोस्तों, अल्मेडा ने कोचीन फैक्ट्री का दुर्गीकरण व 1505 में कन्नौर में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना किया था। तो जो पुर्तगालियों का जो पहला फैक्ट्री था, तो जो कोचीन में लगा था, वो किसके शासनकाल में लगा था, तो फ्रांसिस डी अल्मेडा के शासनकाल में ही लगा था। ठीक है, याद रखना। उसके बाद आता है दोस्तों, दूसरा जो गवर्नर था वो था अल्फांसो डी अल्बुर्क। इसका 1509 से लेकर 1515 तक इसका शासनकाल रहता है। भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। तो ये भी याद रखना है, भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो अल्फांसो डी अल्बुर्क है। 1510 में इसने बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा छीन लिया तथा किलेबंदी करवाया था। 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, और जो फारस की खाड़ी के मुख पर स्थित हुरमुज पर 1515 में कब्जा कर लिया था। और पुर्तगाली की प्राचीन राजधानी जो थी वो क्या थी, कोचीन थी। यह भी याद रखना है, पुर्तगीजों का प्राचीन राजधानी था वो क्या था, कोचीन था। अल्बुर्क ने पुर्तगीजों को भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहित किया, क्योंकि वह भारत में पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता था। अब देखो, वहाँ की लड़कियां ला करके यहाँ शादी करके बसाएगा, उससे अच्छा क्या करवाता था, वो यहीं के लोगों से शादी करवा देता था, जिससे क्या होगा, हमारी आबादी बढ़ सके। यह मुसलमानों को बहुत तंग करता था। उसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा बंद कर दी तथा भारतीयों को अपनी सेना में भर्ती किया था। इसने धार्मिक न्यायालय भी स्थापित किया था। मतलब इसने क्या किया है, अल्फांसो डी अल्बुर्क ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, जिससे इसकी क्या हो, संख्या बढ़ सके और लोगों में लोकप्रियता बढ़ सके। उसके बाद था दोस्तों नीनो डी कुन्हा। इसका जो कार्यकाल था वो 1529 से लेकर के 1538 तक था। इस गवर्नर ने सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया था। तो अब पुर्तगालियों का जो या पुर्तगीजों का जो राजधानी है वो क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। इस तरह गोवा पुर्तगीज राज्य की औपचारिक राजधानी बन गया। इसके समय में मद्रास के निकट सेंथामो और बंगाल के में हुगली में व्यापारिक बस्तियां स्थापित की गई। इसने 1534 में बशिन पर, 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। इसी के समय में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने से बेसिन के विषय में समझौता हो गया, लेकिन वहां दीवार खड़ी करने के प्रश्न पर क्या होता है, बहादुर शाह से झगड़ा हो जाता है। इसी झगड़े में बहादुर शाह की समुद्र में गिरने से क्या होती है, मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो किसके कार्यकाल में बहादुर शाह की मृत्यु होती है, तो नीनो डी कुन्हा के समय में। बात करें दोस्तों, पुर्तगीजों ने 1559 में दमन पर अधिकार कर लिया था। सिलोनी भी उनके अधिकार में आ गया था। बाद में डचों और अंग्रेजों ने क्रमशः उन्हें पराजित किया। 1641 ईस्वी में क्या करते हैं, डचों ने मलक्का जीता है और 1658 में संपूर्ण श्रीलंका और 1663 में संपूर्ण मालाबार क्षेत्र डचों के अधीन आ गया था। तो पुर्तगीजों को डचों ने हराया था। बात करें हम लोग बाबरनामा में
इसे अनवर कहा गया है। पुर्तगीजों को बाबरनामा में क्या कहा गया है? अनवर कहा गया है। और अंग्रेज भी पीछे ना रहे थे, डच तो हराए ही हराए, साथ ही साथ अंग्रेज लोग भी पीछे नहीं थे। 1611 ईस्वी में सूरत के निकट स्वाली के पास उन्होंने पुर्तगीजों को पराजित किया था। 1628 में हुरमुज पर कब्जा कर लिया था। और शाहजहां के काल में कासिम खान ने 1632 में हुगली पर तथा मराठों ने 1739 ईस्वी में बसीन पर अधिकार कर लिया। केवल 1961 ईस्वी तक गोवा, दमन और दीव उनके अधिकार में बने रहे थे। तो याद रखना है, देश आज़ाद होने के बाद तक जो गोवा, जो दमन और जो दीव था वो क्या था? पुर्तगाली उपनिवेश बना रहा था। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि सबसे पहले भी आया है पुर्तगाली लोग या पुर्तगीज लोग, और सबसे लास्ट में हमारे देश से गए भी हैं। बात करें दोस्तों पुर्तगीज आधिपत्य का परिणाम क्या कह रहा है, तो पुर्तगीजों ने धर्म परिवर्तन पर बहुत जोर दिया था। 1560 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना किया था। जैसे कि जो भी लोग आते हैं तो अपने अपने धर्म का, जैसे मुगल लोग आए तो उन्होंने मुसलमानों की संख्या बढ़ाने की कोशिश किया, तो इन लोग जब आए थे तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों? ईसाई धर्म को बढ़ाने का कोशिश किया था। 1542 में पुर्तगीज गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध संत जेवियर भारत आया था। तो इसको भी याद रखना है, 1542 में क्या था? पुर्तगीज गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध संत जेवियर भी क्या है? भारत आया है। जापान के साथ व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगीजों को प्राप्त है। पुर्तगीजों ने सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किया था। तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने किया है? तो पुर्तगीजों ने किया है। पुर्तगीजों को भारत में आलू, तंबाकू, अनानास, अमरूद, अंगूर, संतरा, पपीता, काजू, लीची, बादाम, मूंगफली, शकरकंद आदि को लाने का श्रेय है। तो ये याद रखना है, एक भी चीज को छोड़ना मत, एग्जाम में ज्यों का त्यों पूछ देता है। तो आलू, तंबाकू, अनानास, अमरूद, अंगूर, संतरा, पपीता, काजू, लीची, बादाम, मूंगफली, शकरकंद, ये सब किसको ने लाया है? तो पुर्तगीजों ने ही लाया है। भारत में अंतिम गवर्नर जनरल पुर्तगीज के कौन थे? तो जोआ द कास्त्रो। कौन है? जोआ द कास्त्रो जो थे भारत के अंतिम पुर्तगीज गवर्नर जनरल रहे हैं। और गोथिक स्थापत्य कला पुर्तगालियों ने ही लाया है। अगले जो थे दोस्तों वो थे डच। डच कायदे से नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। 1595 से लेकर के 96 तक कार्नेलियस हाउंडमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान दल पूर्वी जगत में पहुंचा था। और पुर्तगीजों के बाद डच ही भारत आए थे। ये याद रखना है, पुर्तगालियों के बाद कौन आया है? भारत आया है। कहीं कहीं पर लोग पढ़ लेते हैं कौन आया है? अंग्रेज आए। नहीं, अंग्रेजों ने कोठी बनाया था, मतलब कि इस कंपनी बनाया था भारत में। आए कौन है? डच ही आए थे। डच कंपनी का मूल नाम था दोस्तों वाई वेरेनिजे ओस्ट इंडिही कॉम्पेनियन था। ठीक है, इस कंपनी को पूर्व के साथ 21 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। इस कंपनी ने अपनी प्रारंभिक यात्रा दक्षिण पूर्व एशिया में किया था। बात करें इन्होंने कंपनी का स्थापना, तो 1605 में इन्होंने अम्बायना जीत लिया था। और 1619 में क्या किया है? इन्होंने जकार्ता जीतकर वोटेविया नामक नगर बसाया था। 1623 में इन्होंने अम्बायना नरसंहार हुआ था, जिसमें 10 अंग्रेज 9 जापानी का क्रूरतापूर्वक वध कर दिया गया था। इसके बाद अंग्रेजों ने अपना ज़्यादा ध्यान भारत की ओर केंद्रित किया था। बात करें इनकी फैक्ट्री की, तो 1605 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपना पहला फैक्ट्री बनाया था। और उस समय को इसके नेतृत्व में बनाया था तो वादेर हेक के द्वारा बनाया गया था। और 1605 में इन्होंने पोतोपल्ली में भी अपना फैक्ट्री बनाया था। 1610 में इन्होंने पुलिकट इसे अपना मुख्यालय बनाया। और यहीं उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पगोड़ा ढाले या पगोड़ा रुपया चलाया था। बात करें दोस्तों 1616 में सूरत में और 1616 में ही नागपट्टनम में भी स्थापित किया था इन्होंने अपना फैक्ट्री। 1641 में विमलीपट्टनम में एक फैक्ट्री स्थापित किया था इन्होंने। बात करें दोस्तों पूर्वी में, तो 1627 में पिपली उड़ीसा में इन्होंने सबसे पहले अपना फैक्ट्री डाला था डचों ने। पूर्वी क्षेत्र में कौन सा है? 1627 में। लेकिन अगर पूछेगा हम लोगों से कि जो डच लोग का पहला फैक्ट्री था तो वो 1605 में मसूलीपट्टनम में बना है। ठीक है, बात करें दोस्तों उसके बाद हम लोग जो 1653 में बंगाल में हुगली के पास चिनसुरा में इस एक फैक्ट्री उन्होंने डाला था। और इस फैक्ट्री को उन्होंने किले बंद किया था। इस फैक्ट्री को गुस्ताओ फोर्ट के नाम से भी जाना जाता था। तो ये याद रखना है कि किस किले को या किस फैक्ट्री को गुस्ताओ फोर्ट के नाम से जाना जाता था। तो बंगाल के हुगली के पास जो चिनसुरा में था, जो इसका स्थापना 1653 में किया गया था, उसको गुस्ताओ फोर्ट के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद कासिम बाजार, बालासोर,
पटना में फैक्ट्रियाँ स्थापित इन्होंने किया था। बात करें दक्षिण में तो 1660 में इन्होंने गोलकुंडा में किया और 1663 में इन्होंने कोचीन में भी अपनी एक फैक्ट्री डाली थी। बात करें इनकी व्यापार की विधि का तो डच मूल रूप से काली मिर्च तथा मसालों के व्यापार में ही रुचि रखते थे। डचों ने कासिम बाजार से में रेशम की चक्री का उद्योग स्थापित किया। ये लोग आगरा और मध्य भारत से नील, मध्य भारत से कच्चा रेशम, बिहार और बंगाल से सोरा एवं नमक और गंगा घाटी से अफीम का निर्यात करते थे। तो कहाँ से क्या क्या ले जाते थे इसको याद रखना है। आगरा और मध्य भारत से क्या ले जा रहे हैं, नील, मध्य भारत से कच्चा रेशम, बिहार और बंगाल से सोरा एवं नमक और गंगा घाटी से क्या ले जाते थे इन लोग, अफीम का निर्यात करते थे। भारत में भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय भी डचों को ही दिया जाता है। इसी लाइन को याद रखना ना, भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय भी डचों को ही दिया जाता है। और 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने बोडारा के युद्ध में डचों को पराजित कर दिया था। इसी के बाद डच भारतीय व्यापार से क्या हो गए थे, तो बाहर हो गए थे। तो ये कहाँ का युद्ध था, बेडारा का युद्ध था, जिसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों ने डचों को हराया 1759 में। उसके बाद डच क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे अंग्रेज। तो अंग्रेजी के बारे में बात करें दोस्तों तो इंग्लैंड की महारानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम ने के समय में 1600 ईस्वी में एक कंपनी की स्थापना हुई थी जिसका नाम था द गवर्नर ऑफ द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडिया रखा गया था इसका नाम। इसे पूर्व के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार की अनुमति दिया गया था। पूर्व में क्या करेगा, ये 15 साल तक व्यापार करेगा। इसने अपने प्रारंभिक अभियान दक्षिण पूर्व एशिया में किया था। 1688 में एक नई कंपनी न्यू कंपनी को भी पूर्वी के साथ व्यापार करने का अनुमति दिया गया था। और 1698 ईस्वी में दो कंपनियां, एक था जनरल सोसाइटी तथा इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट को भी इसी तरह से अनुमति दिया गया था कि तुम लोग भी जाओ और क्या करोगे, पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हो। 1702 में क्या किया गया है, इन कंपनियों को आपस में विलय कर लिया गया है। और 1708 में इन कंपनियों का विलय हो गया, तब इसका नाम रखा गया था द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडिया रखा गया था। और 1833 में इसका नाम क्या कर देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पिछला बहुत सारा पुराना नाम था। बाद में 1833 में कायदे से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हो चुका है, लेकिन इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 में रखा गया था। इस चीज़ को याद रखना है। बात करें भारत में अंग्रेजों की फैक्ट्रियों की, तो पूर्व के साथ व्यापार की अनुमति मिलने के बाद इंग्लैंड के शासक जो थे जेम्स प्रथम ने अपने एक दूत हॉकिंग्स को अकबर का पत्र लेकर के भेजा था। ठीक है, तो जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के अकबर के नाम का पत्र लेकर के क्या कौन आया था, तो हॉकिंग्स आया था। हॉकिंग्स ने मध्य पूर्व में तुर्की और फारसी भाषा सीखा था। 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक जहाज से वह सूरत पहुंचा था। तो कई बार एग्जाम में पूछा भी है कि उस जहाज किस जहाज से वो पहुंचा था, तो जहाज का नाम था दोस्तों हेक्टर नामक जहाज से पहुंचा था। जहांगीर ने उसे फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी, परंतु पुर्तगीजों के दबाव में क्या हुआ था, उसने बहुत ही जल्दी उसको रद्द भी कर दिया था। पुर्तगाली क्या थे, वहां पर पहले से थे, तो जैसे ही अब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया था, उसका विरोध किया था। जब अंग्रेजों ने दक्षिण जाकर 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था, तो अभी इन्होंने जब मना कर दिया तो क्या हो गया था, अंग्रेज चले गए दक्षिण और वहां पर 1611 में क्या किया, मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया। इसी बीच 1611 ईस्वी में स्वापल्ली में के प्रसिद्ध युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगीजों को पराजित कर दिया। तब 1612 में उन्हें पुनः सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिला था। तो पहले वो सूरत में फैक्ट्री खोलना चाहते थे, लेकिन वो सूरत में फैक्ट्री नहीं खोल पाते हैं। ठीक है, कब खोलते हैं वो, 1612 में वो सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए इनको अनुमति मिल जाती है। बात करें दोस्तों 1608 में सूरत में इनको मिलता है अनुमति, लेकिन वो क्या हो जाता है, रद्द हो जाता है। फिर इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ खोला, 1611 में मसूलीपट्टनम में खोलते हैं और 1611 में ही स्वावली का युद्ध होता है और 1612 में सूरत फिर के किलेबंद फैक्ट्री यहाँ पर इन लोग बनाते हैं 1612 में। दक्षिण में इनकी फैक्ट्री की बात करें दोस्तों तो 1611 में मसूलीपट्टनम में है, 1626 में आर्मा गांव जो कि कर्नाटक में है और 1632 में गोल्डन फेयरमैन गोलकुंडा के शासक के द्वारा जारी किया गया था। इसके 500 पगोज सालाना कर के बदले अंग्रेजों को गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों से व्यापार करने की छूट प्राप्त थी। मतलब इन लोग क्या करेंगे, हर बार 500 पगोज सालाना देंगे। ठीक है, शासक को। फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास के पट्टे पर लिया और वहां से एक किला बंद कोठी बनवाई थी। इसी का नाम फोर्ट
सेंट जॉर्ज पढ़ा था। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो था वो कहाँ पर था दोस्तों? तो फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास की पट्टे पर लिया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अंग्रेजों के लिए हम लोग और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे जो अपना अगला वीडियो रहेगा, क्योंकि अब अंग्रेज तो हमारे भारत में राज ही करेंगे, तो अंग्रेजों के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे कैसे कैसे वो भारत में फैले थे। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों डेनिस के बारे में। डेनिस जो थे अंग्रेजों ने के बाद डेनिस 1616 ईस्वी में भारत आए थे और 1620 में तंजौर जिले के ट्रंकेबोर में पहली फैक्ट्री इन लोग स्थापित करते हैं और 1676 में इन लोग बंगाल के सीरमपुर में अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाते हैं और 1745 इन्होंने अपनी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेच दी और फिर क्या हो जाते हैं, ये चले जाते हैं। तो 1745 में ये क्या करते हैं, अपना फैक्ट्री अंग्रेजों को बेच दी और क्या हो गए, चले गए हैं। लास्ट फ्रांसीसी कंपनी का जो मूल नाम था वो था कंपनी द इंड ओरिएंटल। क्या नाम था इनका? कंपनी द इंड ओरिएंटल था। इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में फ्रांस के शासक लुई 14 के समय हुई था और उसके प्रधानमंत्री कोलबर्ट ने किया था। ठीक है, तो इस कंपनी की स्थापना किसने किया है? वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे लुई कोलबर्ट ने किया है। लुई 14 के समय में उसके प्रधानमंत्री कोलबर्ट ने किया था। ठीक है, इसे पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। पहले ये मेडागास्कर द्वीप पहुंचे परंतु वहां असफल रहे थे। मतलब सबसे पहले क्या कर रहे थे, मेडागास्कर द्वीप पर अपना कंपनी स्थापित करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे। बात करें इनके भारत में कोठियों की, तो सबसे पहले इनकी जो कंपनी थी वो 1668 में सूरत में खुली थी और 1669 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में खोलते हैं। 1672 में ये सांथोमी में खोलते हैं जो कि मद्रास में है। 1673 में ये पांडिचेरी, फ्रंको मार्टिन तथा बेलंगा लेप्सिने द्वारा यह पूरी तरह किलेबंद फैक्ट्री थी। यह क्षेत्र इन्हें एक मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से प्राप्त हुआ था। बात करें हम लोग, फ्रैंको मार्टिन इसका प्रमुख बना था और डचों ने 1693 में अंग्रेजों की मदद से पांडिचेरी क्या कर लिया था, इनसे छीन लिया था और 1697 में रिजविक की संधि द्वारा फिर क्या कर दिया था, इसको वापस भी लौटा दिया था। 1674 की बात करें दोस्तों तो चंद्रगिरी बंगला में के सूबेदार शाइस्ता खान ने 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों को एक जगह दिया था। यहीं पर वास्तविक रूप से 1690 से 92 में चंद्रगिरी की कोठी बनाई गई थी। 1721 की बात करें तो मॉरिशस में बनता है इनका एक कोठी और 1725 में माही में बनता है और 1779 में बनता है, कारिकल में बनता है। तो ये इतना इन्होंने क्या बनाया, अपनी कंपनियां बनाया था फ्रांसीसियों ने। बात करें दोस्तों, जितनी भी कंपनियां हमारे भारत में आई हैं वो मेनली मसाले के लिए ही व्यापार करने आई थी, परंतु इन्होंने सबसे अधिक व्यापार किसका किया है, तो सूती वस्त्रों का व्यापार किया है। लेकिन इस समय अधिकतर जो सोना नील के जरिए आता था, इन लोग नील का खेती के लिए भी बहुत ज़्यादा जोर दिया करते थे। आगे चलकर सभी देशों ने अपने यहाँ सूती वस्त्रों के आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया था और नहीं भी लगाते थे तो आयात कर क्या कर लेते थे, बहुत ज़्यादा लेते थे, क्योंकि यहाँ से का जो सूती वस्त्र का डिमांड था मार्केट में विदेशों में बहुत ज़्यादा था। लेकिन हॉलैंड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। पुर्तगीज अपने को समुद्रों का स्वामी मानते थे, तो ये भी याद रखना है, पुर्तगीज अपने क्या कहते थे, समुद्रों का स्वामी कहते थे। उन्होंने व्यापार में मंतजे और तवुंकम व्यवस्था प्रारंभ की थी। मंतजे का अर्थ है परमिट, जबकि तवुंकम का अर्थ है उनकी सैनिक शक्ति का। अंग्रेजों ने घोषित किया था कि हमारा उद्देश्य व्यापार करना है, विस्तार करना नहीं, लेकिन उन लोग विस्तार ही करते हैं, व्यापार तो करते ही हैं। डच अपने साझेदारों से सबसे अधिक मुनाफा कमाते देते थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फायदा कौन सा कंपनी देता था अपने साझेदारों को, तो वो डच देते थे। इतना इंपॉर्टेंट था दोस्तों। वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा दोस्तों। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिले तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।